Good morning, friends. Welcome to online classes provided by MDN School Class. आपका +1 क्लास हिस्ट्री के चैप्टर मेडिवल यूरोप में डिस्कस करेंगे। आज हम 3 वर्ग के बारे में। ये क्लास +1 का चैप्टर 6 है। चैप्टर +1 क्लास चैप्टर 6 है। इसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। जैसे कि हमें सिलेबस से रिलेटेड पता लगा है कि आपके थीम 1, थीम 5 एंड थीम 8 ओमिट्स हो चुके हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं आएंगे। ये बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर BSH बोर्ड ने भी, रहना बोर्ड ने भी इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, अर्थात सिलेबस से आउट कर दिया गया है। कौन कौन से चैप्टर रहेंगे? आपके नोमैडिक पीरियड रहेगा, अर्ली सोसाइटीज रहेगा और एक 8 चैप्टर रहेगा। जो 8 चैप्टर है आपका, उसका नाम है बेटा कन्फर्मेशन ऑफ द कल्चर, अर्थात संस्कृतियों का टकराव। ये जो 3 लेसन हैं, ये बिल्कुल ही बोर्ड ने काट दिए हैं, सिलेबस नहीं है। हमने जो नोमैडिक पीरियड बीच में चला हुआ था हमारा, काफी लंबा समय तक उसके 7-8 पार्ट ही पढ़े हैं। उससे पहले अब हम मध्यकालीन यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, मध्यकालीन यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। Now let us start today class +1 मध्यकालीन यूरोप। मध्यकालीन यूरोप में जब आप पढ़ोगे, सबसे पहले क्या है, मेडिवल हिस्ट्री के अंदर आप इसमें सामंतवाद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सामंतवाद। जो सामंतवाद है बेटा, सामंतवाद का अर्थ होता है एक भूमि का टुकड़ा। क्या होता है? सामंत, एक भूमि का टुकड़ा। और उसके अंदर दिया गया 3 वर्ग। अब जो 3 वर्ग दिए गए हैं, 3 वर्ग जो दिए गए हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो 3 वर्ग हैं वो कौन कौन से हैं। 3 वर्गों में, अर्थात जो सामंतवादी व्यवस्था थी, इसको सबसे पहले किसने विभाजन किया, इसका बंटवारा किसने किया? जिसने किया था वो था पादरी वर्ग। कौन सा था? पादरी वर्ग, अर्थात सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। पादरी के बाद कौन सा वर्ग बना? और जो तृतीय आपका बना वो था जनसामान्य। क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये 3 वर्ग हैं, जैसा कि चैप्टर में दिखाया गया है कि 3 वर्ग मध्यकालीन यूरोप के कौन कौन से हैं? 3 वर्ग, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसामान्य वर्ग। जो पादरी वर्ग है, इसको प्रथम, मैंने आपको बताया था, अर्थात प्रथम, फर्स्ट वर्ग, पादरी वर्ग को प्रथम वर्ग की संज्ञा मिली है, कुलीन को सेकंड और जनसामान्य को थर्ड। ये इन्होंने 3 वर्ग बांट दिए गए थे। और सबसे नंबर 1 पर क्या आता है? पादरी वर्ग आता है। जो आपका ये पादरी वर्ग है बेटा, वो हमेशा किससे संबंधित है? चर्च से। किससे संबंधित है पादरी वर्ग? चर्च। किससे रहेगा बेटा? चर्च से संबंधित रहेगा। जैसा कि आपने पिछली 10th कक्षा में भी पढ़ा था, आपके पास पादरी वर्ग था जिसमें चर्च की बात होती थी, कैथोलिक चर्च की। वही है ये पादरी वर्ग, चर्च से रिलेटेड है। उसके बाद क्या होता है इसमें? पादरियों के वर्ग, कार्य, और जो आपका द्वितीय वर्ग है, क्या है? द्वितीय वर्ग। जो द्वितीय वर्ग है, जो कुलीन वर्ग है, ये सामंती व्यवस्था से रहेगा। किससे?
सामंती सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था में कुलीन वर्ग रहता है। जो अभिजात वर्ग का उदय भी सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ, अर्थात इसमें अभिजात के बारे में भी डिस्कस किया जाता है। और जो इसका तीसरा वर्ग है, तृतीयक वर्ग, वो क्या है, उसका संबंध किससे है, स्वतंत्र कृषक से। किससे है बेटा, स्वतंत्र कृषक से। अर्थात आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो क्या था, हमने डिस्कस किया कि 3 वर्ग हैं। कौन कौन से हैं, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसामान्य वर्ग। सबसे पहले 3 वर्गों को बांटा किसने, पादरी वर्ग नहीं बांटा था, इसलिए वो सबसे अपने आप को क्या बताता है, सबसे अपने आप को श्रेष्ठ बताता है, अर्थात पहले नंबर का वर्ग। जो पहले नंबर का वर्ग किससे रिलेटेड है, संबंध किससे, चर्च से है। दूसरा कुलीन है, कुलीन किससे, सामंती व्यवस्था से है, अर्थात सामंती व्यवस्था के साथ क्या है, अभिजात लोग हैं। और तीसरा क्या है, जनसामान्य। जो तृतीय वर्ग है, थर्ड है, वो क्या है, स्वतंत्र कृषक से संबंधित है। आप इस चैप्टर में जो पृष्ठ भूमि पढ़ते हैं, हम इससे पहले इसकी जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताते हैं कि जो मध्यकालीन यूरोप है, मध्यकालीन यूरोप में जो 3 वर्ग हैं उसमें क्या आता है, सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था क्या है, सामंतवाद। क्या है, मध्यकालीन यूरोप का सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता है बेटा, क्या है, सामंतवाद, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। सामंतवाद सामंतवादी प्रणाली की एक व्यापक व्यवस्था है जिसने मध्यकाल की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज व धर्म सभी को परिवर्तित किया है। अर्थात उसने क्या किया, मध्यकालीन यूरोप में कि मध्यकालीन का जो समय था, उसने समाज की सभी व्यवस्था को, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, या धर्म या समाज से रिलेटेड हो, सभी को परिवर्तित कर दिया। समाज के आपसी संबंधों का मुख्य केंद्र बिंदु भी आर्थिक संबंध थे। जो समाज है उसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या रहता है, आर्थिक बिंदु रहता है, आर्थिक संबंध होते थे। मध्यकालीन यूरोप में जो सामान थे उन्हें बड़े बड़े भूक्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया था। अर्थात मध्यकालीन यूरोप में क्या थे, जो बड़े बड़े जिम्मेदार थे, सामंत लोग थे, वो क्या करते थे, बहुत अधिक भूमि पर भी बड़े बड़े भूभागों पर अपना कब्जा कर लेते थे। और उसके बाद शासक व जनता दोनों को अपने प्रभाव में ले लिया। और शासक ने क्या किया, उसके प्रभाव में इसलिए आ गया क्योंकि उसे राज्य चलाने के लिए किसकी आवश्यकता थी, धन की। राजा क्यों आ गया, क्योंकि उसको शासन राज्य चलाने के लिए धन की आवश्यकता। धन किसके पास था, सामंत लोगों के पास। किसके पास था, सामंत वालों के पास। यह वर्ग उसे कर एकत्रित करने का भी एकमात्र आधार था। अर्थात जो यह वर्ग है उसके अंदर जो टैक्स इकट्ठा करते थे उसका भी एक पार्ट है। अब क्या है सामंतवाद का अर्थ, सामंतवाद का अंग्रेजी शब्द फ्यूडलिज्म है। आप इसको सही विद्यार्थी अंडरलाइन भी करेंगे। सामंतवाद अंग्रेजी शब्द के फ्यूडलिज्म से लिया गया है। बिल्कुल, जो ये फ्यूडलिज्म शब्द है बेटा, यह जर्मन शब्द से बना है। किससे बना है, जर्मन शब्द से। इस बात को समझे, सामंतवाद का अंग्रेजी शब्द है फ्यूडलिज्म, जो इसका फ्यूड शब्द है किसका है, जर्मन। जर्मन शब्द से क्या बना, फ्यूड बना, जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा। मैंने आपको बताया पहले भी, अर्थात भूमि का टुकड़ा, अर्थात जिसे हम क्या कहते हैं, फीफ। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन प्लस 2 में पूछ लिया जाता है, +1 की जगह +2 में पूछा गया पीछे से कि फीफ का क्या अर्थ है। विद्यार्थी कहां कंफ्यूज होते हैं, वो ध्यान से नहीं देखते। फीफ, फीफ का अर्थ भी वही है कि भूमि का टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा। फीफ का भी यही अर्थ लिया गया है। इस शब्द के आधार पर स्पष्ट है कि यूरोप में राज्य की संपूर्ण भूमि का स्वामित्व शासक के पास था। उसने क्या कहा कि जब उनको पता लगा कि इसका भूमि का टुकड़ा है, तो उसने क्या कहा कि संपूर्ण यूरोप में राज्य की संपूर्ण भूमि, जो यूरोप है, मध्यकालीन यूरोप की बात चल रही है, उसमें जो संपूर्ण भूमि है, अर्थात पूरी की पूरी जो भूमि है,
उसका जो स्वामित्व था, उसका जो अधिकार है किसके पास है, शासक के पास है था। शासक क्या करता था, अपने साम्राज्य की भूमि, जो शासक था वो क्या करता था, उनके जो साम्राज्य की जो भूमि होती थी उनको क्या करता था, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता था। किसमें बांट देता था, टुकड़ों में। साम्राज्य क्या करता था, जो शासक था वो क्या करता था, अपने साम्राज्य की जो भूमि थी उनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देता था। वह एक फीफ अर्थात भूमि के टुकड़े को अपने अधीन किसी व्यक्ति को दे देता था। वो क्या करता था, जो वो टुकड़े बांट देता था, टुकड़े बांट देने के बाद बेटा वो क्या करता था कि भूमि का जो टुकड़ा उसने बांट दिया वह एक फीफ हो गया। भूमि का टुकड़े को क्या कहते हैं, स्टैंड अप, यस, फीफ कहते हैं। तो वो क्या करता था, फीफ को अर्थात भूमि के टुकड़े को अपने अधीन, वो देखता था कि उसके अधीन कोई व्यक्ति है, जैसे कि उसके पालन करना, उसकी बातें मानना, वो देखता था कि मेरे में भी मेरी बातें मानता है, मेरा है, तो उसको क्या करता था, वो उनको बांट देता था। देखो लिखा है, अधीन किसी व्यक्ति को दे देता था, तथा उस पर जब वो देता था उसके अधीन, तो वो क्या करता था, उसके ऊपर कुछ शर्त लागू कर देता था। क्या कर देता, कुछ शर्तें भी लागू कर देता था, अर्थात कुछ नियम बना देता था। और वो जो नियम बनाता था बेटा, वो क्या थे, वह व्यक्ति उस जमीन के टुकड़े का स्वामी बन जाता था जब वो शर्त लागू करता था। शर्त लागू करने के बाद जो उसके जो भी शर्तें थी उसको पूरा करने के बाद क्या होता था, वह व्यक्ति उस जमीन के टुकड़े का स्वामी अर्थात मालिक बन जाता था। इस तरह क्या हुआ, फिर यूरोप के अधिकतर हिस्सों में जो इसी तरह क्या हुआ, यूरोप है, यूरोप के जो अधिकतर पार्ट थे, जो अधिकतर हिस्से दिखाए गए हैं, उस सभी में यही पद्धति अपनाई गई, अर्थात यही सारा का सारा सिस्टम अपनाया गया। अर्थात क्या, भूमि के छोटे छोटे टुकड़े बांट लिए गए, उसके अधीन जो शासक था, शासक क्या करता था, उसको दे देता था भूमि का वो टुकड़ा, और उसकी जो शर्तें थी उसका पूरा कर लेता था। जब उसकी शर्तें पूरी हो जाती थी तो उसको क्या कर लेता था, उसका स्वामी बन जाता था। वो सभी ने क्या सोचा, जो यूरोप के बाकी हिस्से हैं सभी अधिकतर, उनमें भी इसी प्रणाली को अपनाया गया, जिसे फ्यूडलिज्म का भी नाम दिया गया है। क्वेश्चन आता है, फ्यूडलिज्म का नाम बताएं या उसकी डेफिनेशन दें आप सभी को। फ्यूडलिज्म अतः निष्कर्ष तौर पर, अतः क्या है, निष्कर्ष तौर पर यह कह सकते हैं, अतः निष्कर्ष तौर पर यह कहा जा सकता है कि, क्या कहा जा सकता है निष्कर्ष तौर पर, कि सामंतवादी प्रथा, जब सामंतवादी प्रथा भूमि तथा उसके संबंधों पर आधारित व्यवस्था थी। क्या कहा जाता है कि जो सामंतवादी प्रथा थी वो किस पर थी, भूमि तथा उसके जो संबंध थे उनके ऊपर आधारित थी। कौन सी व्यवस्था, सामंतवादी। क्यों थी, जब आपको स्टार्टिंग में ही पता लग गया कि सामंतवादी का अर्थ किससे, भूमि के टुकड़ा का नाम दिया गया है, तो आपको पता है कि उसका संबंध किससे होगा, भूमि से होगा। तो उन्होंने क्या कहा कि उसके संबंध भी भूमि प्रथा, भूमि तथा उसके संबंधों पर आधारित एक यह व्यवस्था थी। अच्छा, जब ये बात आती है, जब यह व्यवस्था लागू की गई, यह पहले फ्रांस में आई, इसको अंडरलाइन कर लें, यह व्यवस्था कौन सी, सामंतवादी। सबसे पहले कहां आई, फ्रांस में। किस में आई बेटा, फ्रांस में आई। इसके बाद फ्रांस में आने के बाद इंग्लैंड, इटली तथा यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गई। क्वेश्चन आता है, कौन सी व्यवस्था थी, सामंतवादी प्रथा की जो व्यवस्था थी, भूमि का टुकड़ा, सबसे पहले फ्रांस में आई। इसके बाद इंग्लैंड, इटली तथा यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी यह फैल गई। अब इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आते हैं कि मध्यकालीन यूरोप का पूरा तानाबानी सामंती व्यवस्था पर आधारित था। समाज 3 वर्गों में विभाजन था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जन सामान्य वर्ग। लेकिन ऐसा माना जाता है कि समाज को 3 वर्गों में विभाजन, जो समाज है उसका जो 3 वर्गों में बांटा गया, वो भी किसने विभाजन किया, पादरी वर्ग ने। और दूसरा वर्ग कुलीन व्यवस्था में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। जर्मनी की जनजाति फ्रैंक के नाम पर फ्रांस नामक देश का नाम पड़ा। पोप ने फ्रांस के शासक शार्लमेन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि भी दी। अब क्वेश्चन क्या आता है हमारे सामने, ये आता है कि सबसे पहले फ्रांस ने अपना लिया। अब आगे आता है कि फ्रांस में जो सामंतवादी व्यवस्था थी
वो कैसी थी? फ्रांस में जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो कैसी थी? कैसी? जो फ्रांस का क्षेत्र था बेटा वो रोमन साम्राज्य में शाल प्रांत के नाम से विख्यात हुआ। फ्रांस में विकसित होगी। फ्रांस में सबसे पहले जब ये विख्यात हुआ, फ्रांस का क्षेत्र रोमन साम्राज्य में साल प्रांत, फ्रांस का क्षेत्र, जो फ्रांस का क्षेत्र था कौन सा था? फ्रांस का जो क्षेत्र रोमन साम्राज्य था वो क्या कहलाया? वो कहलाया बेटा शाल प्रांत। किसके नाम से विख्यात हुआ? ये ध्यान देने हो गया कि फ्रांस में जब यह व्यवस्था लागू हो गई तो फ्रांस में जो रोमन साम्राज्य था तो बाद में किसके नाम से विख्यात हुआ? शाल प्रांत के नाम से विख्यात हुआ। जो विस्तृत एक समुद्री तट, लंबी नदियों, पर्वत श्रेणियों के कारण यह प्रांत साम्राज्यों से भिन्न था। जर्मनी की एक फ्रैंक जनजाति ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर इसे फ्रांस का नाम दे दिया गया। इसे फ्रांस का नाम किसने दिया? इसे फ्रांस का नाम किसने दिया? किसने दिया था बेटा? जर्मनी की एक इसे फ्रांस का नाम किसने दिया? जर्मनी की एक जनजाति थी, उसका नाम था फ्रैंक। क्या नाम था? फ्रैंक। क्या नाम था? जर्मनी की एक जनजाति है बेटा, उसका नाम था फ्रैंक। फ्रैंक जनजाति ने क्या किया? उस सभी पर अपना अधिकार कर लिया और उसे अधिकार करने के बाद क्या नाम दे दिया गया? फ्रांस। जर्मनी की एक जनजाति है विख्यात, कौन सी है? फ्रैंक। उसने क्या किया? फ्रैंक जनजाति ने सारे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया फ्रांस पर, तो और उसका क्या गया? उसको फ्रांस नाम दे दिया गया। फ्रांस नाम दे देने के बाद इस जनजाति के शासक ईसाई धर्म में विश्वास रखते थे। जो फ्रांस नाम दे दिया, इसके जनजाति के जितने भी शासक थे, जितने भी थे वो क्या थे? ईसाई। जितने भी शासक थे जनजाति फ्रैंक के, वो किस में विश्वास करते थे? ईसाई धर्म में विश्वास रखते थे। उनके चर्च के साथ, देखो ईसाई धर्म में तो रखते थे लेकिन इनके चर्च के साथ भी क्या थे? अच्छे संबंध थे, अर्थात चर्च के साथ भी उनके अच्छे संबंध थे। फ्रांस के शासक शार्लमान द्वारा पोप के साथ संबंध स्थापित करने के कारण चर्च व शासक के संबंध और अधिक सुदृढ़ हो गए। उन्हें क्या कहा? जो फ्रांस के शासक थे, फ्रांस के शासक का क्या नाम था? जो फ्रांस के शासक थे बेटा, उनका नाम था शार्लमान। क्या था? शार्लमान। फ्रांस के शासक थे शार्लमान। उन्होंने क्या किया? पोप के साथ अपने संबंध बनाए। फ्रांस के शासक शार्लमान ने पोप के साथ अपने साथ संबंध बनाए और उसने संबंध बनाने से क्या हुआ? वो एक मजबूत स्थिति में भी हो गया। इसी शासक ने अपने क्षेत्र पर एकत्रित करने के लिए अधीन लोगों को भूमि के टुकड़े देने आरंभ कर दिए। जब इन्होंने देखा, जो फ्रांस के शासक थे शार्लमान और पोप, इन्होंने देखा कि दोनों एक हो गए तो वो सुदृढ़ भी हो गया था, तो उनकी स्थिति मजबूत होगी। और मजबूत होने के बाद उन्होंने क्या कहा? जो ये साम्यवादी व्यवस्था थी इसी को आरंभ कर दिया था। तो उन्होंने भी लोगों को भूमि का टुकड़ा देना शुरू कर दिया गया था। जो भूमि का टुकड़ा देना शुरू कर दिया था। अब एक बार देखते हैं, हमने जो पढ़ा है मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद का अर्थ।
सामंतवाद का अर्थ का पता ही है, 3 वर्ग पता ही है। सबसे पहले पादरी वर्ग था। पादरी वर्ग ये ऐसा था जिसने समाज को 3 वर्गों में बांट दिया। कौन कौन सा था? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जन सामान्य वर्ग। पादरी वर्ग को सर्वश्रेष्ठ प्रथम माना गया है जो चर्च से संबंधित था, कुलीन वर्ग है, और थर्ड था अपना जन सामान्य वर्ग, स्वतंत्र किसान। सामंतवाद का अर्थ क्या है बेटा? फ्यूडलिज्म शब्द अंग्रेजी से लिया गया, लेकिन फ्यूड जर्मन का भाषा का अर्थ है, जिसका अर्थ है एक भूमि का टुकड़ा अर्थात फीफ। मैंने पहले ही बताया कि फीफ क्वेश्चन +2 में पूछा गया था। इसका अर्थ होता है एक भूमि का टुकड़ा। और शासक क्या करता है? अपने साम्राज्य की भूमि टुकड़ा में बांट देता है अर्थात फीफ को, और उस भूमि के टुकड़े के अपने अधीन कुछ सारी बातें और शर्तें भी रखी जाती हैं, और वो शर्तें पूरी करने के बाद वो भूमि का टुकड़े का उसका मालिक बन जाता है। जब ये बात चलती गई पत्ती, तो इसी पत्ती को पूरी तरह यूरोप के लोगों ने भी अपना लिया। जब इसी प्रणाली को उसने फ्यूडलिज्म का नाम दिया गया। जब हम इसका कंक्लूजन निकालने पहुंचे तो इसके आधारित फ्रांस में आई, इसके बाद इंग्लैंड, इटली तथा यूरोप में। जब फ्रांस में यह व्यवस्था आई तो फ्रांस में क्या हुआ कि जो फ्रांस के शासक थे, फ्रांस जो पहले तो यह पता होना चाहिए कि फ्रांस का नाम कैसे पड़ा। जर्मनी के जनजाति फ्रेंच जनजाति ने क्या किया? पूरे फ्रांस पर अधिकार कर लिया, जिसको उसका फ्रांस का नाम दे दिया गया। और जो फ्रांस के शासक थे शार्लमान और रोमन के पोप, उनके संबंध अधिक मजबूत हो गए और सुदृढ़ हो गए। सुदृढ़ होने के बाद उन्होंने क्या कहा? इसी प्रथा को लागू करना शुरू कर दिया, अर्थात भूमि के टुकड़े को देना शुरू कर दिया। थैंक यू, हैव ए गुड डे। आपको सभी को पता है कि मैंने बताया कि आपके सिलेबस से 3 चैप्टर डिलीट हो गए हैं बोर्ड की तरफ से। फर्स्ट है वो, एक 5th और एक 8th चैप्टर है, अर्ली सोसाइटीज है, नोमैडिक एम्पायर है, और 8th चैप्टर दिया गया है कॉम्बिनेशन कल्चर का। थैंक यू, हैव ए गुड डे।